हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। अभी पिछले कुछ दिनों से एंटी डिफेक्शन लॉ लगातार न्यूज़ में है और कंटेक्स्ट है कि जो आम आदमी पार्टी के कुछ एमपीज हैं इंक्लूडिंग राघव चड्ढा, उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ और हमेशा चर्चा में रहता है। कहीं ना कहीं जब भी पॉलिटिकल कोई एक्टिविटी होती है तो ये न्यूज़ में बना रहता है। हमारे एग्जाम के लिए हमें इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों को जानना है जिससे हमारे एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए हम उसको कर सकें, चाहे वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो या फिर मेंस का। तो आज की जो वीडियो है वो हमारे एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि 10th शेड्यूल को समझने के लिए डेडिकेटेड है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन जो कि चाहे प्रीलिम्स में आए या मेंस में आए उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा इंडियाज एंटी डिफेक्शन लॉ। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखा दूं ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए, जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं या आपने अभी अटेम्प्ट नहीं दिया है, कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, 2014 में एक बेसिक क्वेश्चन आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। तो इजी क्वेश्चन था, राइट। और भी मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, पूछे गए हैं। अटेम्प्ट आप बाद में करना और मुझे कमेंट में बताना कि किसका आंसर क्या है। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का भी आंसर बता सकते हो कमेंट में। और जब हम पूरी वीडियो को हम खत्म कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आप इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन दिए और जो भी क्वेश्चंस पीसीएस में भी आए हुए, मान लीजिए आप बीपीएससी दे रहे हैं, यूपी पीसीएस दे रहे हैं, आप उन सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका 2022 में पूछा गया था, अगेन यूपीएससी प्रीलिम्स में। रिगार्डिंग एनी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको दो स्टेटमेंट दिए गए थे और पूछा गया था कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो आप पहले पूरा वीडियो ध्यान से देखना और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि सही आंसर क्या है, ठीक है ना। फिर एक मेंस का क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ आइडिया देने के लिए। ये मेंस 2013 में पूछा गया था। द रोल ऑफ इंडिविजुअल एमपीज हैज डिमिनिश्ड ओवर द इयर्स एंड एज अ रिजल्ट हेल्दी कंस्ट्रक्टिव डिबेट ऑन पॉलिसी इश्यूज आर नॉट यूजुअली विटनेस। तो जो हम क्रिटिसिज्म डिस्कस करेंगे अपने वीडियो के एंड में कि इस एंटी डिफेक्शन लॉ का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, ये उसी के बेसिस पर है, ठीक है ना। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन, जब भी कभी आप आंसर राइटिंग करोगे, जैसे मान लीजिए अभी हमने एक मेंस का क्वेश्चन देखा, आप कोई भी मान लीजिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो इस ये लाइन को आप यूज कर सकते हो एज अ इंट्रोडक्शन। इसलिए मैंने भी यहाँ पे देखिए लिखा क्या है, इंट्रोडक्शन। आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज दीज लाइन्स while writing your answer. Okay, so this is the reason, that's why I have put up this introduction here in the slide. तो आप इसको देख सकते हो। तो क्या है, the anti defection law contained in 10th schedule of the Indian Constitution is essentially anti flip flop। यानी कि अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो आया राम गया राम को रोकने के लिए, है ना। फ्लिप फ्लॉप कि आज आप कभी इधर कभी उधर, है ना। तो लोग मान लीजिए किसी भी कारण से अपनी पार्टी को धोखा देना, हम बोल सकते हैं एक तरह से, कि पार्टी आप पे काफी पैसा इन्वेस्ट करती है और आप अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हो, तो आपकी पार्टी तो ये बोलेगी कि भाई आप मौका परस्त निकले। तो इस तरह की एक्टिविटी को रोकने के लिए ये हमने क्या किया, 10th शेड्यूल पास किया था, ठीक है ना, एंटी फ्लिप फ्लॉप रूल लाने के लिए for Indian politics. It was designed to bring stability to the government by ensuring that legislators don't switch parties for personal gain। तो मैंने कहा ना, अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए अगर आप पार्टी को धोखा देते हो, कि देखिए जो पार्टी सत्ता में होती है उसी की सरकार भी होती है। तो और सरकार तब तक सत्ता में रहती है, तब तक पावर में रहती है जब तक उसकी मेजोरिटी होती है कहाँ पर, आपके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, चाहे वो लोकसभा की बात करें या हम विधानसभा की बात करें, स्टेट असेंबली की बात करें। तो अगर मान ली पार्टी के मेंबर दूसरी पार्टी में चले जाएंगे तो आपकी पार्टी क्या हो जाएगी, मेजोरिटी से माइनॉरिटी में आ जाएगी, है ना। आपके एमएलए का जो लॉयल्टी शिफ्ट हो गया। तो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं, कि देखिए पैसे लेके आप खरीद सकते हो एमपी एमएलए को, ऐसे कई बार होता भी, आपने देखा ना कि पैसे का लालच देके लोग पार्टियां बदल देते हैं, है ना, और सरकार रातों रात गिर जाती है। तो उसी सबको ये रोकने के लिए किया गया। तो इसका आगे आप नेक्स्ट स्लाइड भी देखोगे तो यहाँ पे ये मैं आपको आइडिया दे दूं
कि इसका जो नॉर्मल डिस्क्वालिफिकेशन होता है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन किस केस में, जब अपनी पार्टी को छोड़ के आप दूसरी पार्टी में जाते हो, अपनी पार्टी से सदस्यता खत्म करते हुए, हम आगे देखेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले हम ये भी देख लें कि संविधान में 10th शेड्यूल के अलावा और कौन से डिस्क्वालिफिकेशन है। तो देखिए, आपको ये आर्टिकल याद रखने हैं। आर्टिकल 102 जो है, ये एमपीज के लिए काम आता है। ये बताता है कि एमपीज किस किस ग्राउंड पर डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। आर्टिकल 191 बताता है कि जो आपके एमएलएज हैं स्टेट असेंबली के, वो किस ग्राउंड पर डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो देखिए, ये डिस्क्वालिफिकेशन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई थी और 10th शेड्यूल हमने बाद में ऐड किया है। 10th शेड्यूल को हमने 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया है, लेकिन ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये पहले से मौजूद थी। तो इसको आप एक ब्रीफली देख लो कि अपार्ट फ्रॉम द एंटी डिफेक्शन, व्हाट आर द अदर ग्राउंड्स ऑन विच द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और द मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली कैन बी डिस्क्वालीफाइड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप इंडियन सिटीजनशिप गिव अप कर देते हो, किसी दूसरे देश के नागरिक बन जाते हो, तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। या पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून जिसके तहत आप डिस्क्वालीफाई होते हैं, जैसे मान लो आपने इलेक्शन के टाइम पे करप्शन में एंगेज, जैसे आरपीए, तो आप देखते हो पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि करप्शन इन इलेक्शन, या आप मान लो आप जाति और इन सब के धर्म पे लोगों को बांटते हो, या आप डिविजिव पॉलिटिक्स करते हो, तो उस केस में क्या होगा, आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था पहले से। ठीक है ना, तो दिस इज 102, दिस इज आर्टिकल 191। तो आपको ये याद रखने हैं इस कंटेक्स्ट में कि इसके अलावा 10th के अलावा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं जो हम डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको एक आइडिया लग जाए कि और भी किस किस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, बेसिक्स क्या है 10th शेड्यूल का, व्हाट इज द बेसिक्स जो हमें याद रखना है, व्हाई इसको क्यों लाया गया एंड हाउ। तो जैसे मैंने कहा कि आयाराम गयाराम वाली जो एक फ्रेज है, इसको रोकने के लिए, और एक छोटी सी स्टोरी भी है इसके पीछे कि 1960 में क्या था, हरियाणा के एक एमएलए थे, और आपको सुन के थोड़ा हंसी भी आएगी कि एक ही दिन में उन एमएलए, मैं नाम नहीं लूंगा, उन एमएलए ने क्या किया, एक ही दिन में 3 बार पार्टी चेंज की। अब आप भी सोचोगे कि इतना कंफ्यूजिंग एमएलए कि जिसको ये नहीं पता कि भाई किस पार्टी के साथ जाना है, कि मैं सुबह उठे तो पार्टी ए, आफ्टरनून में पार्टी बी, फिर इवनिंग में पार्टी सी, कर क्या रहे हो आप, क्योंकि आपकी बार बार लॉयल्टी शिफ्ट कैसे हो रही है। ठीक है ना, तो कई बार आप देखते हो लोग कहते हैं कि मेरी अब इस पार्टी में आस्था है, मैं इनके विजन के साथ चलना चाहता हूँ, ये पार्टी से मेरी थिंकिंग मैच करती है। तो क्या आपकी थिंकिंग पल पल बदल रही है क्या? तो ऐसी चीजों को बेसिक देखो, होता क्या है, वही अगेन लालच, अगेन गेन। तो वो बात अलग है कि लोग उसको खुल के सामने नहीं बोलते कि मैं पैसे के लिए जा रहा हूँ, मैं सत्ता के लिए जा रहा हूँ, या किसी लाभ के लिए, एनी गेन। पर वो क्या बोलेंगे, नहीं वो ये पार्टी वो पार्टी नहीं रही जिसके लिए मैं आया था, अब मुझे, तो कुल मिला के पॉलिटिक्स हो जाती है। तो भाई, जस्ट टू गिव यू अ कंटेक्स्ट, फिर आप देखोगे तो हुआ क्या कि 1985 जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, तो इसको आपको याद रखना है क्योंकि कई सारे स्टेट पीसीएस ये पूछ लेते हैं कि कौन से अमेंडमेंट से आया। इनफैक्ट यूपीएससी भी आजकल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका अमेंडमेंट, इससे इसको लाया गया था। The goal is to punish individual members of parliament or members of legislative assemblies for leaving one party for another। तो आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है ना, तो ये ऑलरेडी मैंने समझा दिया कि इसका मकसद क्या है, गोल क्या है। यार आप अपनी पार्टी को धोखा देके दूसरी पार्टी में जाते हो या रिजाइन करते हो तो आपको पनिश किया जाए, सजा दी जाए आपको। ठीक है ना, दूसरा, व्हेन इज अ लेजिस्लेटर डिस्क्वालिफाइड, कब ये होता है। तो इसको समझने के लिए आप देखो, मैं आपको एक सिंपल सा आप ये फ्लो चार्ट बना सकते हो अपनी आंसर कॉपी पे, क्योंकि आपको जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है। तो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो किस किस पे अप्लाई होता है। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो, जैसे भी आम आदमी पार्टी के मेंबर मान लीजिए गए हैं, तो उन्होंने लिखा है जो राज्यसभा के ऑफिसर हैं कि भाई इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, या आप इंडिपेंडेंट एमपी या एमएलए हो, या फिर आप नॉमिनेटेड। तो आपको पता है कि
जो गवर्नर के पास पावर है, हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो कुछ लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मेंबर्स के ऊपर भी लागू होता है। तो ये सब कंडीशन क्या है आइए देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द 10th शेड्यूल ए मेंबर फेसेस डिस्क्वालिफिकेशन इफ दे वॉलंटरी रिजाइन फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी। तो मैंने आपसे कहा ना कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हो और आप पार्टी से रिजाइन कर देते हो, इफ यू रिजाइन फ्रॉम दिस पार्टी, तो आपका क्या हो जाएगा, रेजिग्नेशन, मीन्स आपका डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। दूसरा केस क्या है, अगर आप पार्टी के विप के अगेंस्ट जाते हो, पार्टी ने मान लीजिए आपको जो डायरेक्शन दिया, विप का यहाँ पे मतलब क्या है, पार्टी का कमांड, पार्टी जो आपको डायरेक्शन दिया है कि आपको इसके तहत वोटिंग करनी है या इस मुद्दे पे ये चीज करनी है, और आप पार्टी की बात नहीं मानते हो, ठीक है ना, तो उस इन दोनों केस में आपका क्या हो जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन। तो आप यहाँ पे देख भी ले सकते हो, यहाँ पे लिखा है डिफाई द विप। अगर आपने वोट किया या आपने वोटिंग नहीं की कॉन्ट्री टू द पार्टी डायरेक्शन, विप बेसिकली एक ऑफिसर का नाम भी होता है, पार्टी ऑफिसर का, एक पार्टी लीडर का, जो सारे मेंबर्स को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं इनसाइड द हाउस और उनको बताते हैं, एज ए कैप्टन आप मान सकते हो, एज ए कैप्टन, और जो टीम को लीड करते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। और अगर आप उनके खिलाफ जाते हो, उनकी बात के हिसाब से नहीं चलते हो, तो आप क्या हो सकते हो, यू मे डिस्क्वालीफाई। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना। लेकिन इसमें 15 दिन का समय होता है। अगर 15 दिन में मान लो आपने परमिशन लेके मान लो कुछ किया कि नहीं मैं तो इसमें वोट नहीं करूंगा, मुझे कृपया फोर्स ना करें, पार्टी बोलेगी ठीक है मत करो। या आपने कोई ऐसा एक्शन लिया जैसे पार्टी नाखुश है बट उन्होंने आपको माफ कर दिया, ठीक है इग्नोर कर दिया, चलो पहली बार हुआ है ऐसा, अगली बार मत करना। तो वही है 15 दिन के अंदर आपको ये चीज करनी है, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट मेंबर्स के केस में क्या है कि अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के बाद ज्वाइन करते हो, इलेक्शन से पहले कर सकते हो आप, अगर आपने चुनाव निर्दलीय लड़ा है, आपने चुनाव अगर इंडिपेंडेंट होकर लड़ा है और जीतने के बाद, मीन चुनाव जीतने के बाद और इलेक्शन होने के बाद आप किसी पार्टी को ज्वाइन करते हो, तो अभी आप क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई। तो इंडिपेंडेंट के केस में क्या रखना है याद, आफ्टर द इलेक्शन। फिर बात करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो अगर नॉमिनेटेड मेंबर्स एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं कब, 6 महीने के बाद। तो देखिए आपको राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया मान लीजिए राज्यसभा में, या गवर्नर ने नॉमिनेट किया मान लीजिए आपको, ठीक है ना। तो जो गवर्नर हैं वो आपको काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल में कर सकते हैं। तो आपके पास 6 महीने का समय होता है, यू हैव 6 मंथ टाइम टू डिसाइड कि मैं किस पार्टी में जाऊं। फिर जब आप आए थे हाउस के अंदर आप किसी पार्टी के नहीं थे, आप क्या थे, नॉमिनेटेड मेंबर। अब आपको लगता है कि मैं किसी पार्टी का हिस्सा बन के और अच्छा काम कर सकता हूँ, आप वो कर सकते हो। तो इसलिए 6 महीने का समय दिया है आपको, सो दैट यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट कि कौन सी पार्टी मेरे लिए ठीक है। अब आपको लगता है कोई ठीक नहीं है तो आप इंडिपेंडेंट रहो, किसी को ज्वाइन मत करो। लेकिन अगर आपने 6 मंथ के बाद कोई पार्टी ज्वाइन की तो आप भी क्या हो जाओगे, डिसक्वालीफाई होने के लिए एलिजिबल, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो 3 कैटेगरी के लोगों पे अप्लाई होता है, पार्टी के जो मेंबर्स हैं, इंडिपेंडेंट हैं, या नॉमिनेटेड सदस्य हैं, ठीक है ना। फिर स्पीकर का रोल, तो यहाँ पे स्पीकर के अलावा आप बोल सकते हो प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो जो भी आपके हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, जैसे राज्यसभा में आपके राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, ठीक है ना, लोकसभा के स्पीकर। तो ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं इनके पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है टू डिसाइड, क्योंकि केस पहुंचेगा इनके पास। तो वहां पर ये कैसे काम करते हैं, ऐसा सिविल कोर्ट, तो इनको फैसला देना है, राइट, इनका फैसला फाइनल होता है। अभी हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी देखेंगे। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ की जो वर्डिंग थी वो थी द डिसीजन ऑफ द स्पीकर और द प्रिसाइडिंग ऑफिसर शैल बी फाइनल। वर्ड क्या है, शैल। बट सुप्रीम कोर्ट ने कियोतो होलोन केस में क्लियर कर दिया कि नहीं, द डिसीजन ऑफ द स्पीकर कैन बी रिव्यूड बाय द जुडिशरी अंडर द जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। क्योंकि अगर आपने मेलाफाइड इंटेंशन यूज किया होगा, गलत तरीके से उसका यूज किया, मिस यूज अपनी पावर का, तो कोर्ट ऐसे मेंबर की हेल्प कर सकता है। तो हम देखेंगे। सो द पावर टू डिस्क्वालीफाई अ मेंबर रेस्ट एंटायरली विद द स्पीकर और द चेयरमैन ऑफ द हाउस, ठीक है ना। जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है। वाई द स्पीकर्स वर्ड वॉज ओरिजिनली फाइनल। तो जो ओरिजिनली एंटी डिफेक्शन लॉ हम लेके आए उसमें क्या था कि ये जो भी फैसला लेंगे वो फाइनल होगा, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। बट इन कियोतो होलोन केस, जैसे मैंने कहा ना, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं,
द स्पीकर्स डिसीजन कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। तो आपको ये केस याद रखना है। आंसर राइटिंग जब आप करोगे, यूपीएससी मेंस आप लिखोगे या आपसे प्रिंस से पूछा जा सकता है कि किस केस में कोर्ट ने ये कहा, तो आपको ये मानना है, ठीक है ना। देन इन 2020, अभी हाल ही की बात है, 2020 में जो कीशम मेघचंद्र सिंह केस था। एक और बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर द 10th शेड्यूल कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनको कितने टाइम में डिसाइड करना है, राइट। तो एक बार कर्नाटका का केस था कि पूरी असेंबली का टाइम ओवर होने को आ गया था। मींस आप मान लो आपको डिस्क्वालीफाई करना है तो आप फैसला जल्दी से दे दो। तो जब तक पूरी असेंबली का 5 साल पूरा नहीं हुआ, स्पीकर ने फैसला ही नहीं दिया, तो इसको बोलते हैं सिटिंग ओवर द डिसीजन, कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो एक तो लोग डिस्क्वालीफाई हैं या नहीं, जब तक ये पता नहीं चलेगा तो देखो पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया, सस्पेंड कर दिया, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी नहीं कर पा रहे हैं हाउस के अंदर, और आप डिस्क्वालीफाई भी नहीं कर रहे हो, तो इट इज लाइक लिम्बो, आपने उनको अधर्म में अटका दिया। तो कोर्ट ने कहा इस केस में कि आपको 3 मंथ के अंदर फैसला लेना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने फोर्स नहीं किया स्पीकर को, बट कोर्ट ने सजेशन दिया कि सुप्रीम कोर्ट सजेस्टेड द स्पीकर शुड आइडियली डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन विद इन 3 मंथ, ताकि आप जल्दी से फैसला लो। ये नहीं कि आप किसी पार्टी के मेंबर को डिस्क्वालीफाई होने से बचा रहे हो या आप अननेसेसरी उसको ड्रैग कर रहे हो। फिर आपको पता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ठीक है ना। फिर लीगल लूपहोल्स क्या है, क्या दिक्कतें हैं, कमियां हैं इस कानून में। तो लॉ में क्या है, ये स्विचिंग को बैन नहीं करता, राइट, ये स्प्लिट को बैन करता है। स्प्लिट पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे यहाँ पे लिखा भी है, लेकिन हाँ यही लिखा है कि पहले क्या था, ओरिजिनली 1/3 मेंबर्स स्प्लिट कर सकते थे, जो आपका ओरिजिनल लॉ था। जब 1985 में हमने इसको अमेंड किया था कॉन्स्टिट्यूशन को और 10th शेड्यूल को इंसर्ट किया था, तो वहां पर 1/3 स्प्लिट अलाउड थी। मान लीजिए किसी पार्टी में मेंबर एक्स हैं, तो एक्स के 1/3 लोग स्प्लिट होके अलग पार्टी बना सकते हैं, ये अलाउड था। बट जो आपका 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, उसमें ये रूल खत्म कर दिया कि आप स्प्लिट नहीं कर सकते। आप बस क्या कर सकते हो, आप मर्ज कर सकते हो। तो मर्ज का रूल क्या था, द 2/3 रूल, ये अभी भी वैलिड है। तो अभी आपने देखा जो राघव चड्ढा थे और जो बाकी आम आदमी पार्टी के जो एमपीज थे, वो इस रूल से अभी बचे हुए हैं। फिर 2/3 जो मेंबर्स थे उनके, उन्होंने रिजाइन कर दिया इनसाइड द हाउस। तो इफ एटलीस्ट 2/3 of the members of a legislative party agree to merger with another party, then they are exempt from disqualification. तो अगर 2/3 2/3 मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि हमें दूसरी पार्टी में जाके मर्ज हो जाना है, तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे, आप बच जाओगे। एक और एक्सेप्शन क्या है, अगर मान लीजिए आप स्पीकर बनने वाले हो या आप स्पीकर बन चुके हो, तो स्पीकर के पास एक चॉइस होती है कि वो पार्टी से रिजाइन करें या ना करें। अगर वो रिजाइन कर देते हैं तो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। ऐसे ही जैसे हमने विप की बात की थी, तो विप जनरली क्या होता है, आपको भी पार्टी के अकॉर्डिंग वोट करना होता है, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, तो वहां पे मेंबर्स को इंडिपेंडेंट मिलती है, आजादी मिलती है कि वो अपनी मर्जी से वोट कर सके। तो हमें पार्टी फोर्स नहीं कर सकती कि आप इसी पर्सन को वोट करो। ये पार्टी बोल सकती है, आपसे रिक्वेस्ट कर सकती है, बट फोर्स नहीं करती, तो आप वहां भी डिस्क्वालीफाई नहीं होगी। मीन्स तो अगर कोई स्पीकर बन जाता है या प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट करने की बारी आती तो, ठीक है ना। तो ये भी है नोट, ये मैंने बताया आपको प्रीवियसली स्प्लिट वाई 1/3 मेंबर्स, जो मैं ये समझा रहा था आपको, इट वाज अलाउड इन द ओरिजिनल वन, बट अब ये अलाउड नहीं है। ये 91 से क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू, ठीक है ना। अब बात करते हैं चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म की, कि क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्रिटिसिज्म है। तो देखिए जनरली आपने देखा है कि जो स्पीकर होता है, वो जो पार्टी सत्ता में होती है, द पार्टी विच इज इन द पावर, स्पीकर बिलोंग्स टू दैट पार्टी। जैसे अभी आप देखो ओम बिरला, तो पीछे ओम बिरला को रिमूव करने की बात भी हो रही थी, उनके खिलाफ रिजोल्यूशन लेके आए थे उनको रिमूव करने के लिए, वो बात अलग है, वो पास नहीं हो पाया। तो हमेशा ओम बिरला को लेके जो हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी और भी विपक्ष के नेता हैं, वो सवाल उठाते हैं कि ओम बिरला बीजेपी के लिए काम करते हैं। ऑब्वियसली है कि कई बार आप जिस पार्टी से आते हो, आपने उस पार्टी को इतना समय दिया है, तो कहीं ना कहीं उससे लगाव तो होगा, अटैचमेंट तो होगा। तो ये स्पीकर बायस का एक इश्यू बहुत बड़ा आता है, राइट। तो ये एक आपका क्रिटिसिज्म है, क्योंकि आप हो जज। देखिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर को डिसाइड करना है कि डिस्क्वालीफाई है या नहीं,
तो वो देखेगा अगर मेरी पार्टी का पर्सन डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो बचाएगा वो। तो थोड़ा सा इंक्लिनेशन आ ही जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा फ्रीडम ऑफ स्पीच पे अटैक है। तो देखिए जब वोटिंग होती है हाउस के अंदर किसी मुद्दे पर, तो आप एमपी हो, इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि देखिए ये जो एक एमपी है या एमएलए है, इसको किसने चुना? इसकी कॉन्स्टिट्युएंसी के लोगों ने चुना, इसकी कॉन्स्टिट्युएंसी के लोगों ने चुना। और यही व्यक्ति किसका भी है? पॉलिटिकल पार्टी का भी है। ये इसका भी सदस्य है, इस पार्टी ने इसको टिकट दिया मान लीजिए। अब ये जो पर्सन है इसकी आजादी खत्म हो रही है, मान लीजिए ये इंसान किसी मुद्दे, किसी सामाजिक मुद्दे पर सवाल उठाना चाहता है, लेकिन इसकी पार्टी चाहती है कि नहीं तुम मुद्दा मत उठाओ। एक एग्जांपल है आपका लद्दाख के एमपी। तो लद्दाख के जो बीजेपी के एमपी थे, और लद्दाख आपको पता है लगातार 6 शेड्यूल में होने की डिमांड कर रहा है, तो लद्दाख के जो एमपी थे वो अपनी जनता की बात रखना चाहते थे, बट पार्टी अभी इसके फेवर में नहीं थी, तो उन्होंने क्या था, रिजाइन करना पड़ा उनको, मजबूरी। तो कई बार ऐसा होता है कि जो आपका एमपी एमएलए है उसको कंप्रोमाइज करनी पड़ती है, उसकी फ्रीडम खत्म हो जाती है, राइट, कि मैं अपने मन की सुनूं कि क्या मैं इनके साथ जाऊं या इनके, फिर पार्टी के खिलाफ जाओगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तो जनता फिर आपको गाली देगी कि भाई हमारे एमपी हो के, हमारे नेता हो के तो हमारी बात ही नहीं उठाते हो। भाई राघव चड्ढा के केस में यही हुआ, राघव चड्ढा बोल रहे मैं जनता की बात उठाता हूँ, राइट, लेकिन पार्टी उनसे खुश नहीं है, पार्टी बोल रही है ये सवाल क्यों उठाते हो, तो जो भी रीजन है, राइट। तो ये ऐसा उनका कहना है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, वॉट एवर ही सेड इन द पब्लिक हम उस पर बात कर रहे हैं। तो ये आपकी स्पीच पे अटैक करता है। फिर रिटेल वर्सेस होलसेल। तो क्रिटिक्स बोलते हैं द लॉ हैज स्टॉप द इंडिविजुअल डिफेक्शन बट एनकरेज होलसेल। तो अगर 2-3 लोग रिजाइन करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, बट 2/3 करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये एक्सेप्शन क्यों दे रखा है आपने कि 2/3 करते हैं तो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, 2/3 से कम करेंगे तो डिस्क्वालीफाई। तो मीन्स इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है, बट हाँ होलसेल वाली फ्रीडम है आपकी। तो दैट इज अ क्रिटिसिज्म, राइट। सो वे फॉरवर्ड क्या है? तो जब आप अपना आंसर कंक्लूड करोगे या आपको कभी ऐसे लिखना हो या कभी भी इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, तो आप इस वे फॉरवर्ड को यूज कर सकते हो। तो देखिए वे फॉरवर्ड में क्या है, जो मैनी लीगल एक्सपर्ट्स एंड कमीशंस इंक्लूडिंग लॉ कमीशन ऑफ इंडिया suggest that the power to disqualify should be moved from the speaker to the president or governor acting on the advice of election commission of india to ensure neutrality। तो जो बायस है स्पीकर का उसको खत्म करना चाहिए, राइट। अदर सजेस्ट the whip should only apply to motions that threaten the government's stability like no confidence motion। तो whip जो है पार्टी गाइडलाइंस, पार्टी डायरेक्टिव्स आप तभी इश्यू करो जब कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दा, गंभीर मुद्दा, जिसे सरकार को हमें आड़े हाथों लेना है, राइट, सरकार की स्टेबिलिटी की बात आ रही है, तभी जारी करना चाहिए। नॉर्मल केस में इसको यूज मत करो, लोगों को फ्रीडम दो इन द नॉर्मल सिचुएशन, इन द नॉर्मल डिस्कशन डिबेट। एंड इससे आपको मेंस का क्वेश्चन याद होगा, उसमें यूपीएससी ने यही पूछा था कि क्या कहीं ना कहीं डिबेट कंप्रोमाइज हो रही है, क्योंकि आप अपनी बात खुल के कर ही नहीं पा रहे हो, आपको डर है कि मेरी पार्टी मुझे निकाल ना दे, डिस्क्वालीफाई नहीं करवा दे, इसलिए आपको चाह के भी आप अपनी बात सामने नहीं रखते। और आप रिसेंट एग्जाम्पल दे दो, राघव चड्ढा यही बोल रहे हैं कि मैं जनता की बात रखता था तो पार्टी ने देखो मेरे लिए ये सब करना शुरू कर दिया, है ना। इस तरह से उनको पहले नेता प्रतिपक्ष हटा दिया, इस तरह से करके, राइट। अलाइन मेंबर्स मोर फ्रीडम एंड जनरल लेजिस्लेशन। तो इस तरह से आपको कंक्लूड करना है, राइट। सो वी हैव कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो देखिए आपको प्रीलिम्स के लिए भी पूरी जानकारी इस वीडियो में है, मेंस के लिए भी। एंड आई होप कि इस वीडियो से विद द इन अ लिमिटेड टाइम हमने काफ़ी कुछ कवर किया जो आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस में हेल्प करेगा। तो ऐसी वीडियो में हम मीन्स ऐसी जानकारी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, राइट। तो आप पढ़ते रहिए, चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। अगर आप चाहते हो कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहाँ भी आप जो भी आपको मेंटरशिप चाहिए, गाइडेंस चाहिए, आपको लगता है आंसर राइटिंग में आप कहीं स्ट्रगल कर रहे हो, आप वो वाली चीज़ भी हमसे जुड़ के पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।